दोस्तों, मध्य प्रदेश का बजट हम डिस्कस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बजट भाषण से जो भी फैक्ट्स निकल के सामने आ रहे हैं उनको हम यहाँ पर इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं 44 पॉइंट नंबर 44 की, तो जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। हालांकि अगर आप ये कंबाइंड वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये रिपीटेड लगेगा। तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये सागर ज़िले से रिलेटेड है। सागर ज़िले में लगभग 1500 मेगावाट क्षमता की जो सौर पार्क परियोजना है और ओमकारेश्वर जलाशय में 600 मेगावाट की क्षमता की फ्लोटिंग सौर परियोजना और छतरपुर में 1500 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करने की जो कार्यवाही है वो प्रचलित है। प्रदेश में 750 मेगावाट क्षमता की पवन और सोलर हाइब्रिड परियोजना की स्थापना की जा रही है। वैश्विक पर्यटन स्थल सांची को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। यहाँ से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए बन पाएंगे और ये बहुत ज़रूरी है कि आप इनको बहुत अच्छे से अपने मेमोराइज करें ताकि इन फ्यूचर आपको ये याद रहें। तो आपको पहले एक चीज़ याद रखना है कि सागर ज़िले में जो है 1500 मेगावाट क्षमता की सौर पार्क की जो परियोजना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा जो फ्लोटिंग यहाँ पर ये याद रखिएगा, फ्लोटिंग सौर परियोजना ये कहाँ पर रहेगी? ये रहेगी आपकी ओमकारेश्वर जलाशय में 600 मेगावाट की रहेगी। तो ये आपको याद रखना है। और बाकी अगर हम बात करें तो वैश्विक पर्यटन स्थल जो है सांची, इसको सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाना भी प्रस्तावित है। तो ये सभी जो आपको फैक्ट्स हैं इनको याद रखना है। दोस्तों अगला जो फैक्ट है वो ऊर्जा क्षेत्र के लिए वर्ष 2021-22 का बजट अनुमान 17,908 करोड़ रुपए का है और इसे सरकार ने 30% बढ़ा दिया है और अब 2022-23 के लिए 23,255 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है वो प्रस्तावित किया हुआ है। दोस्तों अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 49। तो इसमें कहा गया है कि हमारी सरकार के इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लगभग रुपये 17,000 करोड़, फसल उपार्जन में लगभग 66,684 करोड़, 0% दर पर फसल ऋण लगभग 30,000 करोड़, बिजली बिलों पर सब्सिडी लगभग रुपये 30,000 करोड़, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 10,337 करोड़, उप मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में लगभग 4,569 करोड़ आदि अनेक योजनाओं में लगभग रुपये 1,72,000 करोड़ से अधिक की सहायता राशि प्रदेश के किसान भाई बहनों को दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो फैक्ट्स जो निकल के सामने आते हैं वो किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछेंगे, लेकिन उसके बारे में जो बेसिक जानकारी है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लॉन्च हुई थी? तो ये जो लॉन्च हुई थी वो 18 फरवरी 2016 को लॉन्च हुई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। दोस्तों अगला फैक्ट जो किसान कल्याण योजना से निकल के सामने आ सकता है वो आ सकता है आपका कि ये कब स्टार्ट हुई थी। तो किसान कल्याण योजना की बात करें हम तो ये जो स्टार्ट हुई थी वो आपकी 24 सितंबर 2020 को ये स्टार्ट हुई थी। सितंबर 2020 आप इसको याद कर सकते हैं कि ये इसकी जो स्टार्ट डेट है वो सितंबर 2020 है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट नंबर 50 है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रदेश के कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। चिन्नौर धान, तो चिन्नौर धान की अगर हम बात करें तो ये बालाघाट ज़िले में है चिन्नौर, वहाँ से इस प्रकार ये धान जो है प्राप्त की जाती है, वहाँ पर इस धान की खेती की जाती है। इसको GI टैग प्राप्त हो चुका है। सरबती गेहूँ जो है ये दोस्तों मध्य प्रदेश की में ही उगाया जाता है और बेसिकली हम बात करें सीहोर के आसपास के एरिया में और लगभग मध्य प्रदेश के बहुत बड़े एरिया में ये जो है यहाँ पर हम उगाते हैं। तो इस जो एल्यूवियल सॉइल होती है एंड ब्लैक सॉइल होती है उसमें ये जो है यहाँ पर उगाया जाता है। और नेक्स्ट है आपका पिपरिया तुअर, काली मूछ चावल और जीरा शंकर चावल को GI टैग दिलाने की जो कार्यवाही है वो भी प्रक्रिया में। दोस्तों काली मूछ जो यहाँ पर चावल की बात की गई है ये ग्वालियर में उगाया जाता है।
ग्वालियर से इसकी शुरुआत हुई थी। और बात करें अगर हम जीरा शंकर जो चावल यहाँ पर बताया गया है, ये बरघाट तहसील सिवनी में वहाँ पर ये फेमस हैं और इस अपनी सॉफ्टनेस और फ्रेगरेंस के लिए ये फेमस है जीरा शंकर चावल। तो इनको भी जीआई टैग दिलाने की जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है। और आगे उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश ने कृषि उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक विशिष्ट पहचान बनाई है। राज्य नीति एवं योजना आयोग के एक प्रतिवेदन के अनुसार प्रदेश में कृषि उत्पादों का निर्यात वर्ष 2015 में $566 मिलियन था, जो कि वर्ष 2020 में दुगने से भी अधिक होकर $1355 मिलियन तक पहुंच गया है। तो अभी अगर हम बात करें तो 2015 में $566 मिलियन था, अब 2020 में ये हो गया है $1355 मिलियन। तो 566 से 1355 बहुत बड़ा ये आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट में जो है इजाफा है प्रदेश के लिए, और प्रदेश के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ये दोस्तों ज़रूरी भी है। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन मध्य प्रदेश स्टेट पॉलिसी एंड प्लानिंग कमीशन से बनेगा वो आपका बन सकता है कि इसके बारे में कुछ जानकारियाँ आपकी पूछी जा सकती हैं। तो अगर हम बात करें तो ये जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के रेजोल्यूशन से 24/10/1972 को ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। इसके जो चेयरमैन होते हैं ये चीफ मिनिस्टर होते हैं और यहाँ पर एक वाइस चेयरमैन भी होते हैं और 11 पार्ट टाइम मेंबर इसमें होते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एक्ट 1995 आया और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन जो है सेटअप हुए। पहले ये स्टेट पॉलिसी एंड प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ 24/10/1972 को। चीफ मिनिस्टर्स के जो होते हैं चेयरमैन होते हैं एंड एक वाइस चेयरमैन इसमें होते हैं और अगर हम बात करें तो 11 पार्ट टाइम मेंबर इसमें जो है होते हैं। एंड आफ्टर दैट जो है दोस्तों 1995 में एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एक्ट आया और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज़ जो है वो सेटअप हुई हर एक ज़िले में, है ना। तो ये भी चीज़ें आपको दोस्तों याद रखना है। दोस्तों अगला पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 57 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति से रिलेटेड ये पॉइंट है। तो यहाँ पर बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें जानकारियाँ दी गई हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहली जो यहाँ पर जानकारी दी गई है वो क्या दी गई है उसको हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो पहली जानकारियाँ हैं वो है कि विगत 2 वर्षों में हमने बम्पर खरीदी की है। तो मतलब लास्ट के 2 वर्षों में सरकार ने बम्पर खरीदी की हुई है और खरीदी में उपार्जन संस्थाओं को हानि होती है। उनका कहना है कि खरीदी में जो उपार्जन संस्थाएं होती हैं जो प्रोक्योर करती हैं उनको हानि होती है, जिसकी भरपाई कर उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करना आवश्यक है। वर्ष 2021-22 में अगर हम बात करें तो मार्कफेड व नागरिक आपूर्ति निगम को अंश पूंजी में राज्य शासन ने लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। साथ ही हानि की प्रतिपूर्ति के लिए रुपये 3000 करोड़ उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष 2022-23 के बजट में भी हानि की प्रतिपूर्ति के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान है। तो दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से जो क्वेश्चन होता है वो जनरली फैक्ट्स से नहीं होगा, वो आपको ये जो दिए गए हैं संस्थाएं इनसे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मार्कफेड से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो मार्कफेड दोस्तों इसका जो पूरा नाम है वो है मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित। तो ये ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित इसका पूरा नाम है। और अगर हम बात करें इसके बारे में दोस्तों तो ये जो है जन सामान्य इसे जो है दोस्तों मार्कफेड के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रदेश की सहकारी विपणन समितियों की यह राज्य स्तरीय लोकप्रिय शीर्ष संस्था है। तो जो सहकारी विपणन समितियां होती हैं मध्य प्रदेश की, उनकी ये टॉप लेवल की संस्था है जिसका गठन 1956 में किया गया था। मार्कफेड मध्य प्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी संस्था है। प्रदेश स्तरीय शीर्ष सहकारी संस्था होने के नाते मार्कफेड सामाजिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन कर रहा है, जिसके फलस्वरूप संस्था की प्राथमिकता लाभप्रदता के बजाय कृषि क्षेत्र में अपनी साख और बेहतर सेवाएं ये प्रदान कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा 1956 में इसका गठन हुआ और ये सहकारी समितियां अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत संस्था है। पूरा नाम है मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसमें आपको याद रखना है।
नेक्स्ट फैक्ट दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश के अंदर कितने आदिवासी जनजातीय विकास खंड हैं? तो 89 मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी जनजातीय विकास खंड है। उनके जो टोटल ग्राम हैं उनमें राशन सामग्री का परिवहन कर हितग्राहियों तक राशन वितरण की व्यवस्था हेतु मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना जो है वो शुरू की गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना शुरू की गई है। अभी 89 जनजातीय विकास खंडों में ये योजना शुरू की। दोस्तों नेक्स्ट जो फैक्ट है, मतलब उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण से ये पॉइंट नंबर 60 निकल के सामने आया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण में उन्होंने क्या कहा है कि हमारे जो क्षेत्र में जो भी फसलें होती हैं, जिस प्रकार की अलग अलग उत्पाद होते हैं, उनको नेशनल जो मार्केट है, राष्ट्रीय स्तर का जो मार्केट है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मार्केट है, उससे जोड़ना अति आवश्यक है। और अगर हम जोड़ेंगे तभी ये इस प्रकार से हम बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। तो उन्होंने एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जिलेवार हर जिले के अंदर उद्यानिकी की जो फसलें होती हैं उनका चिन्हांकन किया हुआ है। जैसे आगर मालवा अगर हम बात करें तो वहाँ पे संतरा फेमस है, इंदौर में आलू, बुरहानपुर में केला, मंदसौर में अगर हम बात करें तो लहसुन, सिवनी में सीताफल, शहडोल में हल्दी, श्योपुर में अमरूद इत्यादि अलग अलग ये होते हैं। इन उत्पादों के जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ावा देने के लिए इस बजट में एक नई योजना निर्यात प्रोत्साहन योजना जो है प्रस्तावित है। इस प्रकार की योजना केंद्र सरकार भी चलाती है इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के लिए, और ये जो है योजना जो है एमपी स्टेट गवर्नमेंट भी चला रही है। तो एक जिला एक उत्पाद आपको ये योजना ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत जिलेवार जो है प्रमुख उद्यानिकी उत्पादों का चिन्हांकन किया जा रहा है। आगर मालवा में आपको याद रखना है संतरा फेमस है। इंदौर में अगर बात करें तो आलू, क्योंकि आपको मालूम होगा इंदौरी सेव भी काफ़ी फेमस है, तो इंदौर में आलू भी ध्यान रखना है। बुरहानपुर केले के लिए दोस्तों फेमस है। मंदसौर की बात करें तो यहाँ पर लहसुन, सिवनी में बात करें सीताफल, और शहडोल में आपको हल्दी, और श्योपुर में अमरूद इत्यादि। ये सभी जो है दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट नंबर 62 पशुपालन से संबंधित। पशुपालन के क्षेत्र में विशेषकर दूध के उत्पादन की बात करें तो प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति यहाँ पर की हुई है। और तो बात करें अगर हम तो कुल दुग्ध उत्पादन की बात करें तो उसमें मध्य प्रदेश अब देश में तृतीय स्थान पर पहुँच गया है। तो टोटल जो है मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, मतलब सबसे ज़्यादा दूध जो है मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें किस प्रकार से आंकेंगे तो मध्य प्रदेश की जो रैंक है वो 3rd है यहाँ पर। और पर पर्सन जो है मिल्क अवेलेबिलिटी की बात करें, दुग्ध उपलब्धता की बात करें तो राष्ट्रीय औसत से ये काफ़ी अधिक हो गई है। दुग्ध उत्पादों से आम जनता का स्वास्थ्य जो है बेहतर होगा, साथ ही रोजगार के नए अवसर निर्मित होंगे। इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना प्रारंभ की जाना प्रस्तावित है। इसके लिए 150 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। तो ये जो मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना जो प्रस्तावित है, ये योजना का ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ ये है कि 3rd जो मध्य प्रदेश का स्थान आ गया है, और प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता राष्ट्रीय एवरेज जो है उससे भी अधिक हो गई है। ये कुछ फैक्ट से जो है इम्पोर्टेंट है। दोस्तों जो नेक्स्ट फैक्ट है वो है आपका कि प्रदेश में 2.5 करोड़ से अधिक गौवंशीय पशुओं को UID टैग लगाए गए हैं। भारत सरकार के इनाफ पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी अनुसार यह राष्ट्र में सर्वाधिक है। तो ये देखिए इनाफ पोर्टल के बारे में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। इनाफ पोर्टल को आपको याद रखना है इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ। तो ये इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ। ये जो है इनाफ पोर्टल पर इसकी जानकारी जो है अवेलेबल रहती है। दोस्तों नेक्स्ट जो फैक्ट है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट का कहना है कि रोजगार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शासकीय संस्थाओं में पद पूर्ति की जा रही है। जनजातीय विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1011 उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं 3126 माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं। प्राथमिक शिक्षक के 11,556 पदों की पूर्ति हेतु पात्रता परीक्षा के आयोजन हेतु कार्यवाही भी प्रचलित है। तो जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हो रही है उसके जो पदों की संख्या है वो ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के 3,677 एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के 8,318 पदों पर नियुक्तियां की गई हैं।
तो स्कूल शिक्षा विभाग में 3,677 पदों पर नियुक्तियां हुई हैं। उच्च माध्यमिक की 8,318 पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 13,000 शिक्षकों की नियुक्तियों की कार्यवाही की जाना लक्षित है। तो यहाँ पर जो 13,000 शिक्षकों की नियुक्तियों की कार्रवाई की जाना लक्षित है, उसमें अगर हम बात करें तो 11,556 तो प्राथमिक यहाँ पर इन्होंने कहा है। इसके अलावा ये उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में भी नियुक्तियाँ दोस्तों शामिल हैं, ये सभी होंगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो गृह विभाग के अंतर्गत 6,000 आरक्षकों की भर्ती की कार्यवाही भी प्रचलित है। अन्य शासकीय विभागों में भी रिक्त पद भरने की कार्यवाही की जा रही है। दोस्तों अगला जो पॉइंट नंबर 73 है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा आपका। तो यहाँ पर बात करें, देखिए भारत सरकार द्वारा विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड उज्जैन, तो याद रखिएगा विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये याद रखिएगा उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क जो है बनेगा और इसमें विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड, ये ध्यान रखिएगा। और प्रदेश में 11 नवीन औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, 11 नवीन औद्योगिक क्षेत्र जिला भोपाल में बगरौदा एवं बैरसिया, जिला सीहोर में बडिया खेड़ी एवं झिलेला, जिला धार में तिलगारा, जिला रतलाम में रतलाम शहर मेगा औद्योगिक पार्क फेज़ 1 तथा जावरा जिला नरसिंहपुर में नरसिंहपुर औद्योगिक क्षेत्र, जिला कटनी में लमतरा और जिला इंदौर में मोहना औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन इनसे यहाँ से बनेगा। मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड उज्जैन में। और कितने नवीन औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश में, तो 11 नए औद्योगिक क्षेत्र। भोपाल बगरौदा कहाँ पर है, तो बगरौदा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो भोपाल में। बढ़िया खेड़िया झिलेला तो सीहोर में, तिलगारा धार में। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, तो ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। दोस्तों नेक्स्ट जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी पार्क को लेके है। इसमें अगर हम बात करें तो अधोसंरचनाओं का विकास किया जा रहा है, निवेश को आकर्षित किया जा रहा है। 4 महानगरों की बात करें, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में आईटी पार्कों का निर्माण किया जा रहा है। ग्लोबल स्किल पार्क बताइए कहाँ पर जो है ग्लोबल स्किल पार्क स्थित है। चलिए स्वरोजगार की बात करें तो सरकार का कहना है कि रोजगार मांगने वाले मत बनो, रोजगार देने वाले बनो, और प्रति माह रोजगार दिवस का आयोजन भी ये कर रहे हैं। और अभी तक बात करें तो इन्होंने 4 माह की अवधि में प्रति माह 2.5 लाख लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराते हुए ऋण सहायता इन्होंने दी है। और यहाँ पर बात करें दोस्तों तो रोजगार के अवसर में वृद्धि के लिए हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के आदि के माध्यम से अधिक लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का अभियान इन्होंने शुरू किया हुआ है। तो यहाँ से दोस्तों कुछ क्वेश्चन आप याद रखिएगा। देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के स्तर से अगर हम बात करें तो उद्यम क्रांति योजना से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो योजना है मुख्यमंत्री पहले युवा उद्यमी योजना 1 अगस्त 2014 को ये लॉन्च हुई थी, फिर इसमें कुछ संशोधन हुआ है 16 नवंबर 2017 को, और अभी ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो इसमें 10 लाख से 2 करोड़ रुपए तक की ऋण राशि आपको मिलेगी। तो यहाँ पर सामान्य वर्ग के लिए 15% अधिकतम जो है 12 लाख रुपए पर आपको जो है मार्जिन मनी मिलती है। ऐसे बीपीएल वर्ग के लिए 20% तक मार्जिन मनी इसमें मिलती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, और बाकी सभी ये योजनाएं महत्वपूर्ण हैं। हम इन योजनाओं पर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, जिसका नाम अभी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना कर दिया गया है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, आजीविका मिशन, स्वनिधि, ग्रामीण पथ विक्रेता, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ये इस प्रकार की योजनाएं सरकार ने लॉन्च की हैं। अगला हम यहाँ पर देखते हैं स्व सहायता समूह से रिलेटेड ये यहाँ पर इन्होंने कहा है। तो स्व सहायता समूहों को भी ये बढ़ावा दे रहे हैं और कई अलग अलग उनको जो है ऋण भी उपलब्ध करा रहे हैं। आगे दोस्तों हम बात करेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर इन्होंने जानकारी दी है। तो उन्होंने भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ग्लोबल स्किल पार्क सरकार तैयार कर रही है। ये
इन्होंने जानकारी यहाँ पर दी है। 10 मॉडल ITI को सुदृढ़ कर रही है। 46 विकासखंड जहाँ वर्तमान में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित नहीं है, वहाँ ऐसी संस्थाएं चरणबद्ध तरीके से स्थापित की जाएं, ये भी इनका यहाँ पर लक्ष्य है। आ जाते हैं हम नेक्स्ट, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 86, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में अनेक कारीगर जैसे केश शिल्पी, बढ़ई, लोहार, चर्मकार, माटी कलाकार आदि के कौशल उन्नयन होने पर उनकी आजीविका की सुरक्षा और आय में वृद्धि हो सकती है। इस उद्देश्य से बजट में मुख्यमंत्री कारीगर कौशल उन्नयन योजना भी प्रस्तावित है। इससे रे क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है। सिंगरौली में माइनिंग विधाका इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि माइनिंग का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो कहाँ पर प्रस्तावित है, तो ये सिंगरौली में प्रस्तावित है। सिंगरौली में माइनिंग विधाका इंजीनियरिंग कॉलेज प्रस्तावित है। इस योजना की मनरेगा की बात करें दोस्तों, मनरेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस योजना के अंतर्गत इस बार 26 करोड़ 64 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। मनरेगा से प्रति परिवार औसत रोजगार लगभग 55 दिवस रहा है। मनरेगा का बजट अनुमान 2021-22 में लगभग 75% बढ़ाकर 3,500 करोड़ प्रस्तावित है। खनिज की बात करें दोस्तों, तो प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन में खनिज संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान है। खनिजों के संरक्षण, अन्वेषण एवं दोहन हेतु आवश्यक संस्थागत व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। इसी का परिणाम है कि रोजगार के नए अवसरों के सृजन के साथ साथ राजस्व वृद्धि में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पर्यटन की बात करें तो यहाँ पर कहना है कि सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं, ऐतिहासिक व धार्मिक स्थान, प्राकृतिक संरचनाएं में सौंदर्य जैसी धरोहरों के कारण प्रदेश में पर्यटन की प्रचुर संभावनाएं हैं। पर्यटन ऐसा क्षेत्र है जो स्थानीय रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। प्रदेश पर्यटकों के आकर्षण केंद्र के साथ साथ फिल्म शूटिंग के लिए भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिल्म शूटिंग के लिए प्रदेश की पहचान बनी हुई है। हेरिटेज संपत्तियों का संरक्षण कर उन स्थानों को पर्यटकों हेतु आकर्षक बनाने हेतु ताजमहल, याद रखिएगा ताजमहल, इस क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, लोग आगरा लगा देते हैं। इसका जो आंसर है वो भोपाल है। ताजमहल भोपाल में स्थित है। गोविंदगढ़ रीवा में है। राजगढ़ पैलेस छतरपुर में है और माधवगढ़ यहाँ पर सतना में है। तो इनको विकसित करने के लिए निजी निवेशकों को लीज पर दिया गया है। पर्यटकों को जल क्रीड़ा सुविधा प्रदान करने के लिए इंदिरा सागर हेतु लाइसेंस एवं गांधी सागर हेतु LOA जारी किया गया है। तो मणिखेड़ा जलाशय हेतु कार्यवाही प्रचलित है। तो मणिखेड़ा जलाशय से क्वेश्चन जो बनेगा, तो मणिखेड़ा जलाशय शिवपुरी में है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, शिवपुरी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मणिखेड़ा जलाशय से जो क्वेश्चन बनेगा वो इसी प्रकार से बन सकता है। तो इस चीज़ को भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट। आपको देखिए यहाँ पर इन चीज़ों को याद रखना है कि कौन सा ये फोर्ट कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, तो ये एविएशन फील्ड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की जो अलग अलग शहर हैं उनमें दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बंगलौर, कोलकाता, जम्मू, हैदराबाद मार्गों पर हवाई सेवाएं संचालित हो रही हैं। अन्य स्थानों पर भी वायु सेवा से जोड़ने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में एविएशन टरबाइन फ्यूल पर वैट की दर को अधिकतम 25% के स्तर से घटाकर 4% किया गया है। तो देखिए एविएशन टरबाइन फ्यूल जो होता है ATF, इसी यही डलता है अगर हम बात करें आपके एयरक्राफ्ट में। तो ATF को दोस्तों यहाँ पर उन्होंने इस पर जो वैट की दर थी, वैल्यू एडेड टैक्स 25% थी, उसको घटाकर उन्होंने 4% किया हुआ है। याद रखिएगा GST में इन्होंने ये चीज़ें नहीं रखी हुई हैं। पेट्रोल डीजल वगैरह GST में नहीं आता है, फ्यूल क्रूड ऑयल वगैरह ये GST में नहीं आता है। प्रदेश के इंदौर विमानतल को कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट घोषित किया गया है। याद रखिएगा कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट इंदौर विमानतल को घोषित किया गया है। इंदौर विमानतल से अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सेवा भी चालू है। तो यहाँ पर याद रखिएगा इंटरनेशनल कार्गो सर्विस भी यहाँ पर इंदौर विमानतल से चालू है। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र सिंगरौली में नवीन, तो याद रखिएगा सिंगरौली औद्योगिक क्षेत्र में नवीन हवाई पट्टी के निर्माण का कार्य जो है वो प्रगति पर है। पायलट प्रशिक्षण एवं उड्डयन गतिविधियों की हेतु निजी संस्थाओं को 11 हवाई पट्टियाँ निर्धारित वार्षिक शुल्क पर आवंटित की गई हैं। तो ये भी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सर्वजन कल्याण की बात की गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा, लक्ष्य अंत्योदय, प्राणांत्योदय, पथंत्योदय के बारे में यहाँ पर कहा गया है। और ये बजट सभी वंचित वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित है, ये भी कहना है। अनुसूचित जाति कल्याण के लिए दोस्तों यहाँ पर बात की गई है। जनजाति वर्ग के रोजगार के नए अवसर सृजित कराना प्राथमिकता है और जनजातीय वित्त विकास निगम को सुदृढ़ किया जाएगा। बजट में नई योजना अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता के लिए 60 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। और यहाँ पर उन्होंने का कहना है कि मध्य प्रदेश में वन औषधियों का खजाना है, इसके संग्रहण
एवं प्रसंस्करण से रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न होंगे। इस दिशा में देवारण्य योजना, याद रखिएगा देवारण्य योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवारण्य योजना, इसके माध्यम से औषधि एवं एरोमेटिक पौधों की पैदावार बढ़ाने के लिए जो है वन क्षेत्रों के निवासियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और अगला जो दोस्तों है वो है, हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि तेंदुपत्तर संग्राहकों के लिए लाभांश की जो राशि है वो 70% से बढ़ाकर 75% की जाएगी। पैसा अधिनियम जो है उसके अनुरूप वनों का पारंपरिक प्रबंधन ग्राम सभा को सौंपने का निर्णय लिया है। वन समितियों को काष्ठ से होने वाली आय का 20% उपलब्ध कराए जाने का निर्णय भी लिया गया है। आगे उन्होंने कहा है 2022-23 में 15 जनजातीय कन्या महाविद्यालयीन छात्रावासों के नवीन भवनों में संचालित किया जाना प्रस्तावित है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदाय जिनमें बैगा, भारिया और सहरिया, इनके लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इस वर्ग के युवाओं को आजीविका के नए अवसर मिलें, इस उद्देश्य से श्योपुर, शहडोल, डिंडोरी, मंडला एवं छिंदवाड़ा में कंप्यूटर प्रशिक्षण कौशल विकास केंद्र का निर्माण चल रहा है। तो याद रखिएगा विशेष पिछड़ी जनजातियाँ जो हैं बैगा, भारिया और सहरिया के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की पंचायतों एवं नगरीय निकायों को और अधिक सक्षम और सुदृढ़ बनाने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की अनुशंसा की गई है। हमारी सरकार इसे क्रियान्वित करेगी, ये भी उनका कहना यहाँ पर है। तो आगे देखते हैं, अनुसूचित जाति कल्याण के लिए भी यहाँ पर जो है कहा गया है। अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम को सुदृढ़ करने की बात की गई है। इसके अलावा इस वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सके, सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों के कारण उनकी शिक्षा में व्यवधान ना हो, इस हेतु विविध स्वरूप की छात्रवृत्तियां अध्ययन के दौरान छात्रावासों में आवास व्यवस्था, रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निरंतर रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें हम, ये तो था पार्ट 2। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस बजट के बारे में। थैंक यू वेरी मच।